नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रल ग्रुप में। मेरा नाम गुरप्रीत है और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। आज बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी प्राणायाम की सीरीज चल रही है और प्राणायाम में हम अभी तक 6 से 7 प्राणायाम कवर कर चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी डेली कर रहे होंगे। और उसके साथ में प्राणायाम कराने के दौरान में ही मैंने बीच में ही एक आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने ये आपको बताया भी था कि इसे प्राणायाम भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक तरह का षटकर्मा है। षटकर्मा यानी कि शुद्धि क्रिया। हमारे हठ योग में योग की डिफरेंट फॉर्म्स है, राजयोग, हठ योग, अष्टांग योग। तो हठ योग में जो सबसे पहली टेक्निक बताई गई है उसके हिसाब से वो है षटकर्मा या फिर शुद्धि क्रियाएं, यानी कि सबसे पहले आपकी बॉडी की इंटरनली उसकी क्लेंजिंग जरूरी है। उसके बाद में फिर आप आसन या प्राणायाम पर ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि यदि आपके भीतर की क्लेंजिंग ही नहीं हुई है, यदि कफ जमा हुआ है गले में या चेस्ट में आपके कफ जमा हुआ है, आपका पेट साफ नहीं है, आपका ब्लड साफ नहीं है, तो उसके वो होने के बाद ही आप आगे कुछ कर सकते हैं। उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। आसन भी आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होगी। यदि आपका खान पान ठीक नहीं है और बॉडी में मैदे की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, आप मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और खाने में उटपटांग चीज़ें खाते हैं, तो उससे आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है उसका। वो यदि ठीक नहीं है तो उसके लिए भी क्लेंजिंग जरूरी है। अदरवाइज भी मौसम चेंज होता है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए प्राणायाम से पहले क्लेंजिंग जरूरी है अंदर की, और वो सिर्फ शुद्धि क्रिया से हो सकती है। और उसके बाद फिर जो आगे की स्टेजेस बताई गई हैं, अष्टांग योग में भी बताई गई हैं कि आगे यम नियम होना चाहिए, जीवन के कुछ रूल्स होने चाहिए, तो वो फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है जब इंटरनली आप पीसफुल महसूस करेंगे। जैसे ही सफाई होती है अंदर से तो आप पीसफुल महसूस करते हैं। तो जो मैंने आपको एक टेक्निक अभी तक करवाई है वो है कपालभाति। अब कपालभाति को कई लोग आजकल प्राणायाम में भी काउंट कर देते हैं, पर एक्चुअल में ये प्राणायाम नहीं है। मैंने भी बोला था प्राणायाम, बट एक्चुअल में मैंने आपको साथ में ये चीज भी बताई थी कि ये क्रिया है। क्रिया जो कि इसे विरेचन की क्रिया कहा जाता है। विरेचन क्रिया या तीव्र विरेचन, जिसमें कि हम फोर्सफुली एयर को एक्सेल कर रहे हैं, हवा को बाहर फेंक रहे हैं और उससे आपकी इंटरनली जो है वो आपकी टॉक्सिक एयर वो बाहर निकल रही है, अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, अंदर की सफाई हो रही है, आपका कपाल शुद्ध हो रहा है कपालभाति से। अब उसके बाद में आज जो मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ वो भी एक षटकर्मा या शुद्धि क्रिया की ही एक टेक्निक है, जो कि आपके पेट को बहुत ज्यादा स्वस्थ कर देगी। आपके जितने भी एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं, वो पेट है, पेनक्रियाज है, लिवर है, और उसके साथ में ही आपका लोअर एब्डोमेन में जैसे महिलाएं हैं उनमें यूट्रस और वो सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो आपके लोअर एब्डोमेन प्लस आपके अपर एब्डोमेन, ये दोनों को ही हेल्दी करेगा। तो यदि स्पिरिचुअली इसका इफेक्ट बोला जाए तो मणिपुर चक्र एक लोकेटेड है आपके इस स्थान पर। तो ये वाला जो स्थान है आपके नाभि से ऊपर, यहाँ पर मणिपुर चक्र स्थित है और नाभि से नीचे आपका स्वादिष्ठान चक्र स्थित है। तो इन दोनों चक्रों के ऊपर ही बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इस क्रिया का। और इसको करने के लिए अभी किसी सोर्स की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हमें पानी चाहिए। नेति के लिए, नेति आप लोगों ने देखी होगी, एक नाक से पानी डालकर दूसरे से बाहर निकालना, तो इसमें पानी की भी जरूरत नहीं है। इसको सिंपली आप बैठकर अपने आसन पर बैठकर आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये प्रोसेस करती है हमारी बॉडी में, वैसे ही इसकी क्रिया रहती है हमारे शरीर के भीतर। तो इसका नाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया। अब इसको अगर दूसरा इसका जो टर्म है वो भी आपको बता देती हूँ, इसे वहनीसार क्रिया भी कहते हैं। अग्निसार या फिर वहनीसार, ये धोती की एक टेक्निक है। अब धोती मैं आपको वो वाली धोती नहीं कह रही जो पहनते हैं। धोती मतलब कि षटकर्मा में से एक कर्म है जिसे कहते हैं धोती क्रिया। धोती क्रिया में बहुत तरीके की धोती होती है, अंतर धोती, उसके बाद है दंत धोती,
कई तरीके की, मतलब धोती का मतलब क्या है, धो देना शरीर को अंदर से, धोना उसको। कुंजल क्रिया भी उसमें से एक टेक्निक है। जब आप वॉमिट करते हैं पानी पीकर, आपने देखा होगा, जो लोग योग की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो जानते होंगे इस बारे में, पानी पीकर बाहर निकाल देना, वो कुंजल क्रिया में आ जाता है। गज करने क्रिया भी उसको कहते हैं। या फिर शंख प्रक्षालन की क्रिया, कुछ लोगों ने शंख प्रक्षालन भी किया होगा जो योग कक्षाओं में जा रहे हैं, रोज डेली कर रहे हैं। तो शंख प्रक्षालन भी एक टेक्निक है धोती की। तो आज जो मैं करा रही हूँ आपको वो है अग्निसार या फिर वहनीसार। मतलब क्या है इसका, अग्नि टर्म में ही लिखा हुआ है अग्निसार। अब अग्नि ऐसा नहीं है कि हम अग्नि के साथ कुछ कर रहे हैं इसमें। एक्चुअली इस क्रिया को जब किया जाता है तो आपके भीतर की अग्नि प्रदीप्त होती है। अब वैसे तो शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं, लेकिन इसको करने से, क्योंकि हम यहाँ ये वाली क्रिया कर रहे हैं यहाँ से, तो ये आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर देती है एकदम से। और आपकी जो जठराग्नि है, जठर में, आपके जो एपिगैस्ट्रियम में, आमाशय में जो अग्नि पड़ी है, जो कि अग्नि आपके खाने को डाइजेस्ट करती है, उसके प्रदीप्त हुए बिना खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो ये उस अग्नि को प्रदीप्त कर देती है, जिससे कि खाना बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो अग्नि सार यानी कि सार यानी उसका एसेंस, अग्नि यानी कि फायर, फायर डाइजेस्टिव फायर। वहनी को भी अग्नि ही कहा जाता है, तो दोनों ही सिमिलर टर्म्स हैं। तो आपको मैंने इसका मीनिंग बता दिया। अभी इसको टेक्निक तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके फायदे, किसको नहीं करना है, वो सब भी आपको मैं बताऊंगी पहले ही। अब फायदे आपको बता देती हूँ। बहुत अच्छी क्रिया है ये अग्निसार, बेस्ट क्रिया है। यदि आपको मंदाग्नि है, मंदाग्नि यानी कि आपको भूख नहीं लगती जल्दी जल्दी, या फिर आपको कभी कभी भूख लग गई, कभी भूख नहीं लगी, वह वेरिएबल सा रहता है। तो उसमें क्या है कि कभी आपके सामने आपको बहुत तेज भूख लगी और आपके सामने जैसे ही खाना आया और थोड़ी देर के बाद खाना देखने के बाद ही आपको कहा कि नहीं मुझे भूख नहीं है, भूख मर गई एकदम से। या कभी भूख लगती है, कभी तो भूख बहुत चमक जाती है, कभी भूख नहीं चमकती। कभी दोपहर को 12 बजे आपको भूख लग जाएगी, कभी आपको 3 बजे भूख लग जाएगी, यानी कि कोई कांस्टेंट टाइम नहीं है आपका भूख लगने का। या फिर भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगती, ठीक ठीक लगती है भूख, आप थोड़ा सा खा लें, आपको क्या ठीक है कि थोड़ा सा मिल जाए खाने को मुझे, ओके है। तो ये आपकी मंदाग्नि के सिम्टम्स हैं। और फिर उसके साथ में आपका जो पाचन है वो भी बहुत कमजोर है। खाना खा लेते हैं लेकिन वो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली। खाना खाने के बाद में डकार आने लग जाते हैं, खाना खाने के बाद में गैस बनने लग जाती है, आपको पेट में मरोड़ पड़ने लग जाते हैं। या फिर कुछ लोगों में ये भी दिक्कत होती है, IBS की प्रॉब्लम होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें ये होता है कि आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो आंतड़ियां हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन्स है वो वीक हो जाती हैं। खाना खाने के साथ से ही आपको इंटेंशन होती है कि वॉशरूम चले जाऊँ मैं, या वॉशरूम चला जाऊँ। तो वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वालों को बहुत होता है। या फिर एक पर्टिकुलर फूड से आपको एलर्जी हो सकती है, वीट एलर्जी, मिल्क एलर्जी। कुछ लोगों को दूध पीने के बाद एकदम से इंटेंशन हो जाती है। तो ये IBS के सिम्टम है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी पेट के रोग हैं, मंदाग्नि मैंने आपको जो बताया कि खाना अगर वो डाइजेस्टिव फायर ही आपकी तेज नहीं होगी, वो चमकेगी नहीं अपने समय पे, तो आप उसके बिना यदि खाना खाएंगे तो गैस बनने लग जाएगी। और यदि वो बहुत तेज चमक रही है तो आप जो भी खाएंगे वो पच जाएगा, अग्नि में पक जाएगा जाकर। आपने देखा ही होगा, आप जब घर में खाना बनाते हैं तो कैसे बनता है खाना, गैस जल रही है, हाई पे बिल्कुल गैस है और आपने उसको रख दिया पकने के लिए, खाना पक जाता है। यदि पानी डाल दें उसके साथ में आप तो क्या होगा, उसको और ज़्यादा स्लो प्रोसेस लगेगा पकने में। या गैस बंद कर दें, क्या होगा, गैस बंद करने से अग्नि बुझ गई और खाना पकेगा नहीं, पचेगा नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ क्रिया होती है, अग्नि जब तक जल रही है खाना पचेगा, यानी कि वो पकेगा। और जैसे ही वो बुझ गई, हमारे गलत खान पान से, हम पानी पी लेते हैं खाने के साथ में, ये सब हैबिट्स हैं, या चाय पी लेते हैं साथ में, तो वो खाना सड़ता रहता है अंदर पड़ा हुआ, वो पचता नहीं है, वो सड़ता है अंदर, अग्नि बुझ जाती है। और ऐसा लंबे समय तक जब होता है तो मंदाग्नि रहने लग जाती है हमारे इसमें। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई मंदाग्नि की, एक तो ये है कि जिनकी वात प्रकृति है, वात प्रकृति वाले यानी कि शरीर में वायु बहुत ज़्यादा है। वायु में 2 तत्व होते हैं, वायु और आकाश। तो इस पर वीडियो मैं लाऊंगी आप लोगों के साथ में जल्दी। अभी आप लोग इतना समझ लें कि वादी प्रकृति वाले जो होते हैं, जिनको दर्द रहता है बॉडी में, या शरीर फूला हुआ रहता है,
हवा से कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, एक रोटी खा रहे हैं लेकिन फुलावट आ रही है शरीर के अंदर में, या फिर दर्दें हो रही है शरीर में, फ्रोजन शोल्डर, यहाँ कंधों में दर्द शुरू हो गया, वो दर्द यहाँ तक दांत में पहुंच गया, ये होती ये सारी गैस की ही है दिक्कत, बात की वायु की। तो ये वायु ट्रैवल, क्योंकि वायु का नेचर ही है ट्रैवल करना शरीर में, तो वो पहुँचती पहुँचती यहाँ पहुँच जाती है। कई बार एसिडिटी होती है, एसिडिटी वैसे तो देखिए जब आपको उसके साथ में एसिड ऊपर बन के आ रहा है तो वो पित्त के साथ, एसिड के साथ में जब उसने एक्शन किया वात में तो वो मिक्स हो गए दोनों। यदि सिंपल डकार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो वो वात का एक्शन है। तो पेट से ये रिलेटेड ही रोग हैं, सारे सब जुड़े हुए हैं। तो हमारा खान पान ठीक नहीं है, वो सब ठीक नहीं है चीज़ें, तो आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था ये। तो सारी क्रियाएँ आपके मणिपुर चक्र ये सब कंट्रोल करता है। आपकी जो जठराग्नि है उसका प्रदीप्त होना, उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों में भूख ही बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगने लग जाती है हमें, वो भी एक चीज़ है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रदीप्त है अग्नि। या फिर पेट में कीड़े होते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो अग्नि प्रदीप्त ही रहती है। अग्नि प्रदीप्त नहीं रहती मतलब उनको भूख लग जाती है बहुत जल्दी, कुछ भी खाते हैं थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लग जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ तो चलिए चीज़ें हैं, पेट में कीड़े हो जाना वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारी अपनी हैबिट्स जब ठीक नहीं है तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं इसी वजह से। अच्छा, अब ये आपकी एक तो अग्नि को प्रदीप्त करेगी, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। अग्नि जैसे ही प्रदीप्त हुई, खाना अच्छे से हजम होगा और सारा प्रोसेस बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। फिर आपके ब्लड की भी प्योरीफिकेशन होती है इसको करने से, खाना अच्छे से पचता है आपका, और 3 घंटे में जो नॉर्मल टाइम है उसमें आपका खाना अच्छे से पचेगा और डाइजेस्ट हो जाएगा और शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं वो मिल जाएंगे इसको करने से। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट साफ नहीं होता, कब्ज की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये रामबाण है अग्निसार क्रिया, क्योंकि इसको करने से आपकी ये जो सारी मसल्स हैं ये भी सॉफ्ट हो जाती है, पेट की मसल्स बिल्कुल कोमल हो जाती है। जो पेट कसा कसा रहता है, जो पेट हार्ड रहता है, उसको करने से बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपको बहुत हल्का महसूस होगा अपने पेट के अंदर। पेट रोज आपका अच्छे से साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होगी। और ये कुछ इसकी मैंने आपको बताया कि इसके फायदे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपकी वो भी इसको करने से हेल्दी होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर भी एक्शन हो रहा है लोअर एब्डोमेन में, तो स्वादिष्ठान चक्र भी इसको करने से उस पर भी एक्शन आएगा। तो जिनको प्रॉब्लम है जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज को, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें कि सिस्ट बन जाती है उनके ओवरीज के अंदर, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती, और या फिर उनको पीरियड्स नहीं आते, पीरियड्स बंद हो जाते हैं बिल्कुल, या आते हैं तो इरेगुलर, या आ जाते हैं पीरियड्स तो बिल्कुल फ्लो नहीं हो पाता प्रॉपरली, ड्रॉप करके उनका वो मेंसेस का साइकिल रहता है। तो इसको करके एक तो वहाँ पर भी आपके अफेक्ट आएगा, पीरियड्स आपके ठीक हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे। हाँ, यदि किसी को ब्लीडिंग हो रही है पीसीओडी की वजह से, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, वो इसको ना करें, वो मैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस में बताऊंगी आपको। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। पेट से रिलेटेड जितने रोग हैं वो इसको करने से ठीक होंगे। हाँ, लेकिन यदि लूज मोशन रही है, मैंने कुछ आपको बताई चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन, पेट बंद है, खाना हजम नहीं होता, ये उसको प्रदीप्त कर देगा। अब ये इसके थे फायदे, ब्लड प्योरीफाई होगा, चेहरे पर ग्लो आएगा, ये इसके फायदे हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मैं आपको बता दूं, क्योंकि पेट के सभी रोगों में भी नहीं करना होता आदमी सबको। देखिए, सबसे पहले तो जिनके पेट की सर्जरी हुई है, कि आपको अपने आप ही समझ है, आप लोगों में समझदार हैं आप लोग, कि जब भी पेट की सर्जरी हुई है या कुछ ऐसे आसपास का माइनर भी अगर सर्जरी हुई है, या फिर उस कंडीशन में आपको कम से कम 6 महीने साल का आपको प्रिकॉशन रखना है, आपको नहीं करना होता अग्निसार क्रिया। फिर यदि आपके पेट में अल्सर है, पैप्टिक अल्सर है, या बहुत ही ज़्यादा एसिड बन रहा है, आप इसको ना करें, आप अग्निसार को अवॉइड करें, क्योंकि अल्सर्स में इसको नहीं करना होता। ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग से ये मतलब है कि जैसे आपके इंटेस्टाइन में कुछ कोलाइटस है, आपको ब्लीडिंग हो रही है कोलाइटस के साथ में, तो आप इसको ना करें। ब्लीडिंग के केस में कभी भी अग्निसार क्रिया नहीं की जाती। अब वो चाहे मेंसेस की ब्लीडिंग है, मेंसेस में आपको पता है कि हमारा जो ये एरिया है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और उस केस में आप कोशिश करें कि आप योग को, यदि आप सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं तो करें 2-3 दिन, कोई उसमें मनाही नहीं है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आप भ्रामरी करें, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपको अग्निसार क्रिया नहीं करनी है जब भी मेंसेस आए हैं, क्योंकि उससे ब्लीडिंग बढ़ सकती है, और वो जो आपके एरियाज है वहाँ हो सकता है क्रैम्प्स और ज़्यादा पड़ने लग जाए, वो ठीक नहीं है करना उस समय में।
तो आप ब्लीडिंग के केस में ना करें। पीसीओडी में जिनको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है वो भी ना करें, जिनको नहीं हो रही वो कर सकते हैं। फिर पेट से रिलेटेड बता दिया। इसके साथ में लूज मोशन जिनको हो रहे हैं, जिनको डायरिया हो गया है, जिन्हें और दूसरे तरीके की ब्लीडिंग हो रही है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको कोलाइटिस। यहाँ जिन्हें IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट बार बार उन्हें टेंशन होती है खाना खा के वॉशरूम जाने की, वो इसको अवॉइड करें जब तक वो थोड़ा ठीक नहीं हो जाता। डाइट से पहले उसको मैनेज कर लें IBS को, और उसके बाद में फिर आप अग्निसार क्रिया को कर सकते हैं। तो वो लोग भी इसको अवॉइड करें, वो लोग इसको ना करें। फिर जिन्हें फीवर है, कमजोरी है शरीर के अंदर, वो इसे ना करें, क्योंकि इसको करने से जोर तो देखिए लगता ही है। फिर इसके साथ में जिन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिन्हें हार्ट डिजीज है, वो भी इसको ना करें। तो आप सोचेंगे कि वो क्यों नहीं करना, क्योंकि हम क्रिया तो पेट से कर रहे हैं। देखिए, इस क्रिया को जब हम करते हैं तो इसमें श्वास को रोका जाता है। मैं बताऊंगी आपको टेक्निक में। कुंभक, आंतरिक कुंभक नहीं, दो तरीके के कुंभक है देखिए, आंतरिक और बाहरी कुंभक। अब दोनों कुंभक का वो अलग अलग प्राणायाम में इसको यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो है बाहरी कुंभक। श्वास को बाहर निकालकर हम रोक देते हैं। तो यदि हार्ट पेशेंट्स या हाई बीपी के पेशेंट्स इसको करेंगे तो बीपी एकदम से शूट अप हो सकता है, बीपी एकदम से हाई हो जाएगा, उनका पहले ही हाई है। और हार्ट पेशेंट्स को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि श्वास रोकने वाली कोई भी क्रिया उन्हें नहीं करनी है। तो जो नॉर्मल हैं, जिन्हें पेट से रिलेटेड रोग हैं या वैसे स्वस्थ भी हैं जो लोग, वो करना चाहते हैं इसको, तो अवश्य इसका अभ्यास कर सकते हैं। एस्थमा पेशेंट्स, क्योंकि एस्थमा में आप जानते हैं कि उसमें अटैक्स आते हैं, श्वास नहीं रोकना चाहिए। कोई भी श्वास रोकने वाली क्रिया आप एस्थमा में ना करें। फिर कोई ऐसा भयंकर रोग है जिसमें डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है कि आपको कुछ प्रिकॉशंस बोला है कि आपको श्वास नहीं रोकना या वैसे नहीं कोई ऐसी टेक्निक करनी, तो आप थोड़ा सा मना ही रखें उसमें। फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी फाइब्रोसिस के ऊपर, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाले भी इसको ना करें, इसको अवॉइड करें, क्योंकि देखिए श्वास रोकने की अभी जो कैपेसिटी है, या श्वास बाहर निकालकर भी रोकना, वो भी कैपेसिटी नहीं है लंग्स के अंदर अभी उतनी। तो वो इसको अवॉइड करें जब तक कि दूसरे प्राणायाम करने के बाद में उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ जाती है अंदर की। तो ये मैंने आपको कुछ केसेस बताए जिनको नहीं करना है। फिर एपिलेप्सी वाले, वो भी इसको ना करें। वर्टिगो वाले, वर्टिगो में क्या है, एकदम से सिर घूमने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, तो घबराहट शुरू हो जाए आपको ये श्वास रोकने से, तो आप इसको अवॉइड ही करें। हाँ, आप करके देखना चाहते हैं, आप करके देख लें। यदि आपको ये नहीं सूट कर रही है, वर्टिगो वाले मैंने आपको बताया जिनको सिर घूमने लग जाता है, चक्कर आ जाता है एकदम से, वो इसको ना करें। यदि सूट कर रहा है तो करें, एक दो बार करके देख सकते हैं, अदरवाइज इसको बंद कर दें। आप पहले अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करें। और इसके और मैंने आपको फायदे में ये बताया है, लो बीपी वाले भी इसको कर सकते हैं, हाई बीपी वाले ना करें। लो बीपी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं इसको, और उनको फायदा ही होगा, बल्कि इसको नुकसान कोई नहीं होगा उन्हें। तो ये मैंने आपको कुछ फायदे बताए, इसके कुछ आपको मैंने नुकसान बताए। फिर देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन में फिर ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं कि अब ओल्ड एज में है, जैसे ओल्ड एज में थोड़ा सा होता क्या है कि वैसे तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो श्वास को ज़्यादा देर तक रोक कर ना करें। जैसे एक श्वास रोका 1-2 सेकंड के लिए, कुछ स्ट्रोक्स लगाए फिर वापस आ जाएं, कुछ स्ट्रोक्स लगाए फिर वापस आ जाएं। तो तकरीबन वो इसको कर लें 5 से 10 बार या 20 बार कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। और क्योंकि ओल्ड एज में एक चीज़ ये होती है कि आपकी जो बॉबल मूवमेंट है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है। उनको फायदा होगा इसमें, रामबाण तो बिल्कुल होगा, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है उसके साथ में हाई बीपी और हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है साथ में, यदि वो है तो वो अवॉइड करें इसको। बाकी आपको चीज़ें मैंने बता दी कौन कौन सी कंडीशन है, उसका आपको ध्यान रखना है। एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, अगर जिनको बहुत खट्टी डकारें आ रही हैं, ऊपर तक मुँह तक एसिड आ जाता है, वो इसको कुछ दिन ना करें, अवॉइड करें। आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अग्निसार को आप ना करें। तो ये कुछ आपको मैंने कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताए, प्रिकॉशंस बताए, कुछ फायदे बताए। तो अब हम बात करेंगे कि हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस में। मुझे बहुत देखिए इसमें सारी चीज़ें होती हैं तो कई बार माइंड से स्किप भी हो जाती है चीज़। हर्निया के जो पेशेंट्स हैं, हर्निया में आपको पता ही है कि क्या कंडीशन होती है, आपकी आंतें बाहर आ जाती हैं, मांस फट जाता है अंदर का और आंतें बाहर लटक जाती हैं।
वो अग्निसार क्रिया नहीं करें, उनके लिए भी ये स्पेशल कंडीशन है कि वो इसको नहीं कर सकते। बिल्कुल अवॉइड करें हर्निया वाले। बाकी पेट का कैंसर डॉक्टर ने बताया है, वो भी इसको अवॉइड करें, वो भी इसको ना करें। नॉर्मल कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको करना कैसे है वो आपको मैं इसकी टेक्निक बताऊंगी। देखिए, अब इससे पहले हमने कपालभाति किया था, कोरिलेट कर दो, जोड़ दो इससे पहले, ताकि आप समझ पाए। कपालभाति में क्या था कि हमने पेट की मूवमेंट की थी, उसमें क्या है, श्वास को बाहर फेंकते हैं, तो श्वास को बाहर फेंकने के साथ में पेट मूव होता है हमारा, पेट आगे पीछे, श्वास बाहर गया पेट अंदर, श्वास बाहर गया पेट अंदर। इस क्रिया में भी पेट की मूवमेंट ही है, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए बता रही हूँ। इसमें मूव करना है, लेकिन इसमें श्वास नहीं लेना, ना श्वास लेना ना श्वास छोड़ना, बल्कि एक बार लेकर बाहर छोड़ दिया श्वास, और जितनी देर श्वास बाहर रुका रहे उतनी देर ही आप पेट में जो है वो स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, उतनी देर आप मूवमेंट कर सकते हैं पेट की। मैं आपको करके दिखाती हूँ सबसे पहले, फिर आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। करना क्या है, सीधे बैठ जाएं एक आसन में। ये आसन सबसे बेस्ट है, वज्रासन ना लगाएं करने के लिए, उसमें ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने अभी लगाया हुआ है, ये आराम से मैं बैठी हूँ सिद्धासन में। अब क्या करना है, श्वास पूरा लेकर बाहर निकाल दिया, पेट पूरा पिचका देना है, हिलाना है पेट को। जब और ना रुका जाए, गहरा लंबा श्वास भर लें और भर के बाहर निकाल दें। इसमें थोड़ा सा जब आप आगे झुक जाएंगे ना, बिल्कुल आगे ऐसे पीठ नहीं आपने मोड़ लेनी, रीढ़ की हड्डी नहीं मोड़नी, थोड़ा सा आप आगे झुक जाएं हल्का सा, और उसमें क्या होगा कि पेट को मूव करना आसान हो जाएगा। इसमें क्या, अगर सीधा बैठेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ी डिफिकल्टी आती है। हल्का सा आगे झुक जाएंगे, इसको करना आसान होगा। तो ये मैंने आपको बताया। मैंने अब तकरीबन 30 से 40 स्ट्रोक्स लगाए हैं, क्योंकि प्राणायाम करते करते एक कैपेसिटी बन जाती है श्वास को रोकने की। तो मैं तकरीबन 40 से 50 स्ट्रोक आराम से लगा लेती हूँ एक बार श्वास रोकने के बाद में। तो आप वैसे ना करने की कोशिश करें कि देखकर देखा देखी नहीं करेंगे, आप अपने शरीर को समझें, आपकी क्या कैपेसिटी है, कितनी देर आपसे श्वास रोका जाता है, लंग्स की कैपेसिटी श्वास को होल्ड करने की कितनी है। तो यदि आपसे 5 स्ट्रोक लगते हैं तो 5 स्ट्रोक लगाएं। बस 5 के बाद में फिर से, यदि आपको मान लीजिए 10 राउंड करना है, यदि आपको 20 करना है, 20 स्ट्रोक्स लगाने हैं, 5-5 करके आप डिवीजन करके कर लें। श्वास भरा बाहर निकाल दिया, 5 राउंड कर लिए, फिर श्वास भरा बाहर निकाल दिया, फिर 5 कर लिए। हाँ, यदि आपको पेट में दर्द होने लग जाता है इसको करके, थोड़ा कई बार हो सकता है शुरू में क्रैम्प्स भी पड़े आपको, क्योंकि आदत नहीं होती एकदम से एब्डोमिनल मसल्स को, तो वो क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। तो आप थोड़ा धीरे कर लें, बहुत ज़्यादा भी ना पेट को पीछे लेके जाएं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना करें। अदरवाइज तो इसमें पूरा नाभि को खींच कर, पेट को खींच कर रीढ़ की हड्डी के साथ पूरा पीछे लगाना होता है, पूरा खींच कर पीछे लेते हैं। इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं, आप इसको स्लो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? स्लो, अब स्लो कर रहे हैं, पूरा पेट खींच के पीछे लगा दें, कुछ देर के लिए रुकें, फिर ढीला छोड़ें, फिर खींच के पीछे लगा दें, फिर ढीला छोड़ें, उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। देखिए, जब चीज स्लो की जाती है, जितनी स्लो में ज्यादा इफेक्ट आता है। तो पूरा खींच कर पीछे, पूरा ढीला। फास्ट भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते करते बॉडी की कैपेसिटी बन जाए
तो आप स्लो से शुरू करके फिर फास्ट पे आ जाएं। एकदम से जल्दबाजी ना करें, शरीर के साथ में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। धीरे धीरे अपने शरीर को पहचानें और उसके अनुसार अपनी कैपेसिटी को पहचानते हुए यदि आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा नुकसानदायक है। और जब भी आप कोई प्राणायाम करते हैं तो या कोई क्रिया करते हैं तो मैंने आपको बताया कि उसके बाद में कॉन्सेंट्रेट करें अपनी बॉडी के ऊपर। एक तो आंखें बंद करके करें, मैंने खोल के इसलिए करवाया आपको क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ करके, अदरवाइज आपने आंखें बंद रखनी है। आंखें बंद रखने के बाद में अपनी नाभि पे फोकस करें। आपका पेट पूरा पीछे पिचकाएं ढीला छोड़ें, पिचकाएं ढीला छोड़ें। फोकस करेंगे कैसे वो पीछे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। और जब आप पूरे तरीके से अपने राउंड्स खत्म करने हैं, लेट से आपने 10 करने हैं, 20 राउंड्स करने हैं, उसके बाद में आप जब रिलैक्स हो रहे हैं तो एकदम से आंखें भी नहीं खोलनी है। कुछ देर के लिए फोकस करें अपने शरीर के ऊपर, अपने मणिपुर चक्र, यहाँ पे आपका मणिपुर चक्र स्थित है नाभि से ऊपर, यहाँ स्वादिष्टान है नाभि से नीचे। तो वो दिख नहीं सकते चक्र आपको क्योंकि वो प्राण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में है, उनको ऐसे नहीं देखा जा सकता। सिर्फ एक किरलियन फोटोग्राफी है जो कि ऐसी चीजों को देख सकती है जो कि आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उससे देखा जा सकता है उस एनर्जी को। वो एनर्जी सेंटर्स है हमारे शरीर के। तो थोड़ी देर के लिए नाभि पर, यदि नहीं समझ में आ रहा मणिपुर चक्र तो नाभि पे ध्यान लगाएं, अपने शरीर में देखें। इसको करने के बाद में शांति भी बहुत महसूस होगी। जैसे जैसे आप इसके रेगुलर प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, प्रैक्टिशनर बन जाएंगे, तो आपको बहुत पीस ऑफ माइंड महसूस होगा इसको करने के बाद में। जैसे सब कुछ स्टेबल हो गया, एकदम से सब कुछ रुक गया जैसे, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको करने के बाद में। हाँ, एक चीज है, जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हो सकता है इसको करने के बाद भी एक दिन में पेट साफ ना हो, दूसरे दिन भी ना हो, लेकिन आप इसको करते जाएं 3-4 दिन में विद डाइट का भी थोड़ा सा साथ में ध्यान रखना है आपको। और वो करते करते हो सकता है कि धीरे धीरे इसका इफेक्ट आए, क्योंकि देखिए जितना समय उसको खराब करने में लगा है शरीर को, उतना ही समय उसको सुधारने में भी लगेगा। तो प्राणायाम अपना इफेक्ट कोई चमत्कार नहीं करेगा प्राणायाम एक दिन में, उसको आपको पेशेंस के साथ में रोज करना होगा। तो वो करते करते आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे जरूर रिलीफ हो जाएगी। और इसके साथ में डाइट का भी ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिए। और सुबह के समय आप ये करें। कब करना है, मैंने जो आपको अभी तक सारे प्राणायाम करवा चुकी हूँ, उसमें एक प्राणायाम अभी आपका और रह गया है, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगी आपके साथ। अभी सीरीज में आपको कैसे करना है इसको देखिए, आज मैं आपको सीरीज भी बता देती हूँ, साथ में रिपीट मैं करती रहूंगी। हालांकि ये देखिए, सबसे पहले शुरुआत करनी है भस्त्रिका से। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले हम श्वास लेना और छोड़ना, डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो भस्त्रिका, एक भस्त्रिका की एडवांस टेक्निक भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी स्ट्रेनियस टेक्निक है, उसको करने में जोर बहुत लगता है और कुछ लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी या तबीयत खराब होने लग जाती है। कि जो मैंने एक्सपीरियंसेस लोगों के रिकॉर्ड के, उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, अपने आप से नहीं मैं बता रही हूँ। तो वो नहीं कर पाते तो फिर उनको वो बेसिक भस्त्रिका ही करवाया जाता है। तो सबसे पहले भस्त्रिका करना है आपने। सेकंड जो टेक्निक आपने करनी है वो है कपालभाति। कपालभाति के बाद में आपने अग्निसार करना है। पहले भी नहीं करना अग्निसार और लास्ट में भी नहीं करना। 3rd नंबर पे अग्निसार क्रिया। उसके बाद में 4th नंबर पे आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम, या फिर यदि आप श्वास रोक कर रहे हैं तो फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाएगा वो, या फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें। उसके बाद लास्ट में आप भ्रामरी प्राणायाम कर लें। ये कुछ इस तरीके की टेक्निक्स हैं, आपको ऐसे सीरीज में करना है तब उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। हाँ, जो कूलिंग प्राणायाम मैंने आपको बताए थे शुरू में कि आपके गर्मियां हैं या सर्दी है, तो उस हिसाब से यदि आपको करना है तो आप पहले भस्त्रिका करें, फिर आप कपालभाति करें, या फिर भस्त्रिका के बाद में आप शीतली शीतकारी कर लें या चंद्र भेदन कर लें। यदि आपको लग रहा है तो उसको पहले कर लें, उसके बाद कपालभाति, फिर अग्निसार। गर्म प्राणायाम के साथ में मिक्स ना करें ठंडे प्राणायाम को, तो भस्त्रिका के बाद में कर लें पहले ही, उसके बाद ये बाकी सब करें। और ऐसे ही सूर्य भेदन जब कर रहे हैं तो सबसे पहले भस्त्रिका कर लें, उसके बाद कपालभाति, फिर अग्निसार, फिर सूर्य भेदन कर लें, और लास्ट में आप अनुलोम विलोम कर लें या नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें, ताकि सारे जो श्वास अभी तक हमने विरेचन क्रिया ही की है वो सब बैलेंस में आ जाए उसको एंड में करने से। फिर एंड में अपनी मेंटल पीस के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर लें। एक चीज का ध्यान रखें कि अग्निसार क्रिया को आप सुबह के समय करें। सुबह के समय अच्छा माना जाता है, उत्तम माना जाता है सारे प्राणायाम और क्रियाओं को करना।
पेट खाली है, बिल्कुल आसान होगा इसको करना। फ्रेश होने के बाद पानी पिएं 2-3 गिलास, वॉशरूम जाएं, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद में आप ये सब क्रियाएं करें, बहुत अच्छा आपको लगेगा। रात के समय इसको करने की आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें अग्नि साधु, क्योंकि इसको करने से देखिए एकदम से आपका सारा बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, आपकी अग्नि भी एक्टिवेट हो रही है, तो वो ठीक नहीं है। रात को आपको नींद नहीं आएगी फिर, और वैसे भी पेट थोड़ा भरा हुआ ही रहता है, तो आप कोशिश करें रात के समय इसको ना करें। आप सुबह के समय जितना इसको कर सकते हैं, बाकी प्राणायाम करना है आप करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी कर सकते हैं, कोई उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे अवॉइड करें थोड़ा। और सबसे उत्तम समय प्राणायाम को करने का है सुबह 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक आपके लंग्स सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं। तो क्योंकि वो एक्टिवेटेड हैं, तो जितना आप सुबह उठकर उस समय में प्राणायाम कर लेंगे तो इफेक्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा, और लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ने लग जाएगी आपकी धीरे धीरे, एज कम्पेयर टू कि आप जब गर्मी हो जाती है बिल्कुल, आप दोपहर को या आप कुछ लोग 10 बजे प्राणायाम करते हैं, कुछ 9 बजे करते हैं, उसका उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप सुबह 4:30 से लेके मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 बजे तक यदि प्राणायाम खत्म कर लेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये मैंने आज की क्रिया आप लोगों के साथ शेयर की, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊंगी, और प्राणायाम की सीरीज में एक हमारा और प्राणायाम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जल्दी। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करें अपने प्राणायाम में, प्राणायाम के साथ में इस क्रिया को भी शामिल करें, और फिर मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या क्या लाभ मिला। आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, अभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।